साथियों, आप सभी जानते हैं हमने पिछले लेवल यानी कि 9th क्लास में लुब्रिकेशन के बारे में कुछ साधारण रूप से जाना, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर लेवल 2 यानी कि 10th क्लास के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ विशेष गुण और वह इसे कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है इंजन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे और इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। साथियों, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता देता हूँ लुब्रिकेशन सिस्टम के। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो दो चलने वाले वस्तुओं के बीच घर्षण को कम करती है और इसका मुख्य कार्य घर्षण को कम करना होता है, फ्रिक्शन को कम करना होता है। जैसा कि साथियों आप जानते हो, घरों में हम चारा काटने वाली मशीन का उपयोग करते हैं और आपने कई बार देखा होगा चारा काटने वाली मशीन बाहर आती है और वो अधिक वायु व पानी के संपर्क में आती है, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम के बाद घर्षण बढ़ जाता है। उसे चारा मशीन को घुमाने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी लोड लेती है वो, और इसके अंदर कोर्जन लग जाता है, जंग लग जाता है। तो हम उसको दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का लुब्रिकेंट यूज करते हैं, जो मैं देसी भाषा में कह सकता हूँ कि काला तेल यूज करते हैं हम उस घर्षण को कम करने के लिए। और उस काले तेल को प्रयोग करने के बाद आप देखते हैं कि वो चारा काटने वाली मशीन है जो अच्छी तरीके से कार्य करती है और स्मूथली कार्य करती है। और एक बार मैं फिर से लुब्रिकेशन की परिभाषा के बारे में बात करूंगा कि लुब्रिकेशन एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्रणाली है जो घर्षण को कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और साथियों, हम एक एक करके इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज हम क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर। आज हम इसके अंदर लुब्रिकेशन व लुब्रिकेंट व लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, इन तीनों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं चित्र के अंदर, सबसे पहले मैं लुब्रिकेशन की बात करता हूं, उसके बाद लुब्रिकेंट की व लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं लुब्रिकेशन के बारे में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लुब्रिकेशन क्या होता है। लुब्रिकेशन मूविंग पार्ट्स, चलने वाले पार्ट्स के बीच लुब्रिकेंट की सप्लाई करना ही लुब्रिकेशन कहलाता है। जैसा कि दो चलने वाले जो पार्ट है उनके अंदर हम एक ऑयल का उपयोग करते हैं, वो लुब्रिकेशन कहलाता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो इंजन में ऑयल की सप्लाई करना, इंजन के अंदर ऑयल की सप्लाई को पहुंचाना लुब्रिकेशन कहलाता है। साथ ही आप एक स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एग्जांपल में दे रखा है कि इंजन में क्या होता है, ऑयल की सप्लाई को करना विभिन्न जगहों पर लुब्रिकेशन कहलाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों लुब्रिकेंट की। लुब्रिकेंट क्या होता है साथियों। लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है जो लुब्रिकेशन सिस्टम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो घर्षण को कम करने का काम करता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो लुब्रिकेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल या फिर ग्रीस, एल्युमिनियम पेस्ट, ये सभी लुब्रिकेशन के प्रकार हैं साथियों। और इसके लुब्रिकेंट होता क्या है। लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ लुब्रिकेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंजन ऑयल। और आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ लुब्रिकेशन सिस्टम की। साथियों, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है। लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट को सभी पार्ट्स तक पहुँचाने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं हम उसे। और एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम यानी कि इंजन का लुब्रिकेशन करना ही लुब्रिकेशन सिस्टम कहलाता है। साथियों, ये कुछ विशेष फैक्ट थे लुब्रिकेशन के वीडियो फाइल में। और मैं आगे बढ़ते हुए साथियों बात करता हूं कि इस चैप्टर में लुब्रिकेशन इंजन के अंदर जहां जहां पे लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है उसकी चर्चा की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल इंजन में संलग्न कहाँ कहाँ पर होता है, और मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा अभी। और आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले दिया हुआ है कि क्रैंकशाफ्ट के मुख्य बेरिंग पर। साथियों, आपने देखा होगा जो एक क्रैंकशाफ्ट होती है इंजन के अंदर, उसके अंदर बेरिंग लगा होता है, वहाँ पे विशेष प्रकार से
में विशेष ज़रूरत होती है लुब्रिकेंट की, क्योंकि वो अधिक चलने वाला मूविंग पार्ट्स है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो बिग एंड बेरिंग की, बिग एंड बेरिंग भी एक चलने वाला पार्ट्स है जो क्रैंक शाफ्ट में लगा होता है, और गजन पिन बेरिंग के अंदर भी लुब्रिकेशन किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पिस्टन रिंग, टाइमिंग गियर, कैम शाफ्ट व कैम शाफ्ट बेरिंग, इन सभी के अंदर लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है साथियों। और मैं अब आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ एक अच्छे से नाहिक के गुण, यानी कि एक लुब्रिकेंट होता है उसके गुण कौन कौन से होने चाहिए, वह किस प्रकार से होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विस्कोसिटी की। साथियों, आपने विस्कोसिटी या श्यानता के बारे में सुना ही होगा। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी किसी भी ऑयल का वह गुण होता है जिस पर किसी भी ऑयल का प्रवाह होना बंद हो जाए, यानी कि प्रवाह के प्रतिरोध को, यानी कि उसके बहने के प्रतिरोध को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और विस्कोसिटी है जो तेल का, यानी कि ऑयल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, और हमें इसके आधार पर ही किसी भी लुब्रिकेंट का चयन करना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए। और साथियों, विस्कोसिटी किसी भी ऑयल या लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिसमें ऑयल के प्रवाह के प्रतिरोध को मापा जाता है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ भौतिक स्थिरता की बात, यानी कि फिजिकल स्टेबिलिटी। साथियों, फिजिकल स्टेबिलिटी क्या होती है? फिजिकल स्टेबिलिटी किसी भी संहिक का वह गुण है, मतलब कि जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी भी न्यूनतम तापमान व उच्चतम तापमान पर इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक स्थिरता कहते हैं। लुब्रिकेंट में या तापमान अधिक हो जाए या उच्च हो जाए या कम हो जाए, तो हमें इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। उसे हम फिजिकल स्टेबिलिटी कहते हैं, भौतिक स्थिरता कहते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों रासायनिक स्थिरता की बात, यानी कि केमिकल स्टेबिलिटी। साथियों, केमिकल स्टेबिलिटी किसी भी ऑयल का वह गुण होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, इसमें कोई भी किसी प्रकार का भी चेंजेज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ऑयल है उसके ऑक्साइड नहीं बनना चाहिए। अगर ये इनके ऑक्साइड बन जाते हैं तो ये काफ़ी चिपचिपे होते हैं, और ये लुब्रिकेंट की जो चलने वाली जो लाइन है उनको अवरुद्ध कर देंगे, उनको रोक देंगे। तो जो रासायनिक स्थिरता है वो अच्छी होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए, ताकि कोई भी पार्ट्स है इंजन का, कोई भी पार्ट्स है वाहन का, वो कुशलता से कार्य कर पाए। इसलिए केमिकल स्टेबिलिटी किसी भी लुब्रिकेंट्स की एक अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए ना। अगर केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि उच्च तापमान के कारण लुब्रिकेंट के अंदर कार्बन बनना शुरू हो जाते हैं, तो उन कार्बन को हमें हटाने के लिए, मतलब उन कार्बन जो बनते हैं वो कार्बन नहीं बनने चाहिए, ऐसा लुब्रिकेंट होना चाहिए, उसमें ऐसी केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ संक्षारण के विरुद्ध प्रतिरोध। साथियों, आप जानते होंगे कि संक्षारण क्या होता है? जंग, जैसे हम देसी भाषा में जंग बोल सकते हैं। सभी जितने प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं उनके अंदर, सभी के अंदर एक क्षमता होती है जो जंग को लगने नहीं देती है, वो विशेष प्रकार से सभी लुब्रिकेंट के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा ही लुब्रिकेंट हमें वाहन के लिए प्रयोग करना चाहिए जो क्रैंकेस व इंजन के अन्य भागों को जंग लगने से बचाए। और उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों पावर पॉइंट की। साथियों, पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट मैं बात करूँ तो, अगर मैं कह दूँ तो कि वह ऑयल का वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल बहना आरंभ कर सकता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि तेल बहना तेल के बहने का प्रवाह रुक सकता है। इसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इसके विशेष फैक्ट है जो पावर पॉइंट के। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पावर पॉइंट होता क्या है? पावर पॉइंट वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर ऑयल या लुब्रिकेंट बहना बंद कर देता है या आरंभ कर देता है, यानी उसका प्रवाह रुक जाता है। अब इसमें जब ये इसका प्रवाह रुक जाता है तब ये विशेष स्थिति में होता है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कि जब हम लुब्रिकेंट को 30 डिग्री टेम्परेचर
जब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से कम हो जाता है तो ये क्या करता है कि इसका जो बहने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उसे हम पावर पॉइंट कह देते हैं। इसका ये पावर पॉइंट होता है। साथियों, इसका पावर पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो यह इसके जमने के आसार ज़्यादा रहेंगे, इसके बहने की शक्ति जो कम हो जाएगी, इसलिए इसका जो पावर पॉइंट है वो हमेशा कम होना चाहिए। और हम इस लेसन के अंदर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब फ्लैश पॉइंट की। फ्लैश पॉइंट साथियों देख पा रहेंगे आप, फ्लैश पॉइंट क्या होता है। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है जलना, मतलब कि ये लगातार नहीं जलता है, ये कुछ सेकंड के लिए जलता है, उसे हम फ्लैश बोल सकते हैं। ये पूर्ण रूप से नहीं जलता है, ये लगातार नहीं जलता है। यदि हम इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि फ्लैश पॉइंट जो होता है वो किस तरह से कार्य करता है। साथियों, हम जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे फ्लैश पॉइंट क्या है। फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर तेल या ऑयल वाष्प उत्पन्न करता है और वायु के साथ मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण उत्पन्न करता है, उसे हम फ्लैश पॉइंट बोल सकते हैं। साथियों, मैं अगर देसी भाषा में बात करूँ तो जब कोई भी किसी भी एक न्यूनतम टेम्परेचर पर जब तेल वाष्प उत्पन्न करके और आग वायु के साथ मिलकर एक जलने योग्य मिश्रण बना लेता है, उसे हम फ्लैश पॉइंट बोल देते हैं। साथियों, जैसे कि आप इसमें चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमने ऑयल ले रखा है। ऑयल जब जब इसको हम ताप देते हैं, फ्लेमेबल इसको टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, इसके ऊपर वाली लेयर पर वाष्प बन जाते हैं। वो वाष्प, जब इन वाष्प पर दबाव या प्रेशर बढ़ता है तो ये वायु के संपर्क में आके, ऑक्सीजन के संपर्क में आके एक जलने योग्य मिश्रण बना लेते हैं, उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, फ्लैश कहते हैं। साथ ही आप ध्यान रखें कि ये फ्लैश का मतलब होता है कि ये कुछ ही सेकंड के लिए जलता है, फिर दोबारा से बुझ जाता है, फिर जलता है, फिर बुझ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हलवाई मिठाई बनाते हैं तब क्या होता है, आपने देखा होगा कि उनकी कढ़ाई में एक बार आग लगती है, एक बार कम हो जाती है, कम लगती है, फिर बुझ जाती है। वो साथियों एक फ्लैश का उदाहरण है। वो फ्लैश पॉइंट कहलाता है। उसके ऊपर क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है जब उसके वाष्प बनते हैं लुब्रिकेंट के, ऑयल के, और वो वायु के संपर्क में आते हैं, तब उनके अंदर आग लगती है और बुझ जाती है, उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और साथियों, हमने एक चीज़ इसमें, मैं दोबारा अपनी बुक पर लौटता हूँ और मैं आपको फायर पॉइंट के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि फायर पॉइंट क्या होता है। जैसा कि साथियों आप इस नोट बुक में देख पा रहे होंगे कि नीचे दे रखा है कि इस तापमान को ज्वलन बिंदु फायर पॉइंट कहा जाता है। फ्लैश पॉइंट एक अलग चीज़ होती है साथियों, एक फायर पॉइंट एक अलग चीज़ है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फायर पॉइंट क्या होता है और फ्लैश पॉइंट क्या होता है। जैसे कि आपने इस चित्र में देखा था पहले भी, अब मैं आपको बता दूं कि फायर पॉइंट क्या होता है। फायर पॉइंट जो होता है, जब कोई जब लगातार अग्नि जलती है, जब लगातार उसमें आग लग जाती है, लगातार फ्लैश जलती है, उसे हम फायर पॉइंट बोल देते हैं। लेकिन फ्लैश पॉइंट कुछ ही सेकंड के लिए जलता है और फिर बंद हो जाता है, उसे हम फ्लैश पॉइंट बोल देते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। लगातार जलने को फायर पॉइंट बोल देते हैं, और फायर पॉइंट का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर उस हद तक पहुंच जाता है कि उसमें लगातार अग्नि लगी रहे, आग लगी रहे, उसको हम फायर पॉइंट बोल सकते हैं। और मैं अब बुक पर वापस लौटता हूँ साथियों, और इसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। 7 जो पॉइंट है, नंबर 7 का पॉइंट है जो आप जानते ही होंगे कि स्वास्थ्य क्लीननेस क्या होती है। स्नेह के अंदर वैसे विशेष गुण होना चाहिए कि वह साफ़ सुथरा हो, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना हो, कोई किसी भी धातु के टुकड़े ना हो, मिट्टी के कण ना हो, यानी या फिर मच्छर, मरे हुए मच्छर या मक्खियाँ ना हो। ये शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि इंजन के अंदर अन्य पार्ट जाकर इंजन को नुकसान ना पहुंचा पाए, मूविंग पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचा पाए। और साथियों, मैं बात करता हूं कि जो लुब्रिकेशन करने का उद्देश्य क्या है। साथियों, लुब्रिकेशन करने के क्या कारण है, हम इसे क्यों करते हैं, ये क्या क्या कार्य करता है। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, लुब्रिकेशन के कई उद्देश्य हैं। घर्षण को कम करना, व घर्षण को कम करना, मूविंग पार्ट्स की वेयर एंड टियर को बचाना, यानी कि इसके टूटने फूटने से रोकना,
और ये एक हद तक कूलिंग का काम भी करता है पार्ट्स के अंदर, ये पार्ट को कूल करने का काम भी करता है। अगर यह नहीं होगा तो पार्ट जल्दी गर्म हो जाएंगे। तो हम अब आगे बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। साथियों, जैसा कि इसमें आप बुक में देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर स्नेहन के प्रकार के बारे में दिया हुआ है कि जो लुब्रिकेंट होते हैं, लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, हम चर्चा करते हैं लुब्रिकेंट के प्रकार के बारे में। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अवस्था के आधार पर लुब्रिकेंट्स के प्रकार को दर्शाया गया है। अवस्था के आधार पर लुब्रिकेंट्स के प्रकार होते हैं कुछ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक, उसके बाद ठोस स्नेहक के कुछ एग्जाम्पल हैं। ग्रेफाइट होता है, टॉल्क अभ्रक होता है और डाइसल्फाइड होता है। ये सभी ठोस स्नेहक के एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ अर्ध ठोस स्नेहक, जैसे कि ग्रीज, एल्यूमिनियम पेस्ट। ये अर्ध ठोस यानी कि ये पूर्ण रूप से ठोस नहीं होते, अर्ध ठोस होते हैं। और इंजन ऑयल होता है वो लिक्विड की अवस्था में होता है, और जो ग्रीस होती है वो अर्ध ठोस की अवस्था में होती है। साथियों, मैं बात करता हूँ तरल स्नेहक के बारे में। जैसा कि आपने देखा भी है, हम यूज भी करते हैं खनिज तेल, वनस्पति तेल, पशुओं की चर्बी, सारे तरल स्नेहक हैं, लिक्विड स्नेहक के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से ये बने हैं, उसके आधार पर अगर मैं बात करूँ तो ये दो प्रकार के हैं साथियों। पहला है प्राकृतिक स्नेहक, दूसरा है सिंथेटिक स्नेहक। साथियों, प्राकृतिक स्नेहक जैसे कि खनिज तेल, वनस्पति तेल, पशुओं की चर्बी, ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है। और नंबर 2 पे है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है, सिंथेटिक लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि पेट्रोलियम व वाणिज्यिक तेल व ग्रीज, ये सब हम सिंथेटिक रूप से बनाते हैं। इन्हें हम खुद फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, इन्हें सिंथेटिक कहा जाता है। और हम आगे बात करते हैं विस्कोसिटी के आधार पर। विस्कोसिटी के आधार पर बात करता हूँ तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोग्रेड, नंबर 2 मल्टीग्रेड। और मल्टीग्रेड क्या होता है, मल्टीग्रेड के अंदर SAE 20W40, SAE 15W40 जो स्टैंडर्ड है वो आता है। उसके बाद मोनोग्रेड का मतलब होता है SAE 20, SAE 30, ये मोनोग्रेड लुब्रिकेंट के स्टैंडर्ड हैं, प्रकार हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ विशेष आयोजन के आधार पर। कुछ विशेष आयोजन के आधार पर भी इनको बनाया जाता है, जैसे कि संयुक्त स्नेहक, मिश्रित स्नेहक और सिलिकॉन, फ्लोरोकार्बन, ये विशेष आयोजन के आधार पर बनाए जाते हैं।